नमस्कार साथियों, मैं रोहित यादव ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था ह्यूमन न्यूट्रिशंस, और उन दो वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कार्बोहाइड्रेट को, जहां पे आज उसी कार्बोहाइड्रेट में जो कुछ फैक्ट बचे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए आखिर तक जुड़े रहिए। उससे पहले यदि आप हमारी ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर अभी हाल ही में एक दो दिन पहले पटवारी स्पेशल की बैच स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं। उससे पहले फटाफट क्या करते हैं, 5-7 मिनट में जो पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से, पोषक तत्व से। पोषक तत्व से कि सर पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि वे तत्व जो हमारे शरीर के विकास वृद्धि और ऊर्जा हेतु आवश्यक होते हैं। वे तत्व जो हमारे शरीर के विकास वृद्धि और ऊर्जा हेतु आवश्यक होते हैं, वे तत्व क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व। सर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। 2 कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं वृहत पोषक तत्व और एक होते हैं लघु पोषक तत्व। एक होते हैं वृहत पोषक तत्व और एक होंगे भैया लघु पोषक तत्व। ठीक है, अब वृहत पोषक तत्व मतलब सर वे पोषक तत्व जिन्हें हम लोग वृहत मात्रा में मतलब ज्यादा मात्रा में मतलब ग्राम में ग्रहण करते हैं, क्या कहलाएंगे, वृहत पोषक तत्व कहलाएंगे। और वे तत्व जिन्हें हम लोग मिलीग्राम में ग्रहण करेंगे, वे तत्व कहलाते हैं क्या, लघु पोषक तत्व। ठीक है, इसके बाद में फिर हमने वृहत में एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि क्या क्या देखा था हम लोगों ने, तो यहां पर देखा था हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके बाद देखा था प्रोटीन। क्या देखा था, प्रोटीन के बाद फैट के बाद वाटर और एकमात्र विटामिन सी, जो कि अलग चलता है थोड़ा। ठीक है, विटामिन सी। अब हम बात करें लघु विटामिन की या लघु पोषक तत्व की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स या हम कह दें खनिज। क्या पढ़ेंगे, खनिज। ठीक है, बता चुका हूं आपको पिछले 2 वीडियो में खनिज और शेष बचे विटामिन, ये इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आप लोग जानते हो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जिसमें इनका अनुपात क्या होता है, तो इनका अनुपात होता है 1:2:1 होता है। कितना होता है, 1:2:1 होता है। ठीक है, इसके बाद में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे पूरे शरीर को लगभग 70% ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 70% ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, मक्का में होता है। किसमें होता है, मक्का में होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nOn। क्या होगा, CnH2nOn होता है। क्या होगा, CnH2nOn होता है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात कर लें कि सर कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या होगी, ग्लूकोज। इसके बाद में ये हो गया, ग्लूकोज हो गया। इसके बाद में सैकराइड की उपस्थिति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, सैकराइड की उपस्थिति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, जैसे कि एक हम लोगों ने देखा था मोनोसैकेराइड, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मोनोसैकेराइड। फिर एक होता है ओलिगोसैकेराइड और एक हम लोगों ने पढ़ा था भैया पॉलीसैकेराइड। क्या पढ़ा था, पॉलीसैकेराइड। जहां पर मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक शर्करा उपस्थित होती है, जिसमें 2 से लगाकर 9 सैकेराइड की यूनिट्स होती है, और जिसमें मोर देन 10 मतलब 10 से लगाकर अनंत तक सैकेराइड की यूनिट्स होती है, उससे हम कहते हैं यहाँ पर क्या, पॉलीसैकेराइड। फिर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि एक देखा था ग्लूकोज देखा था, फ्रक्टोज देखा था, और फिर देखा था हम लोगों ने गैलेक्टोज। क्या पढ़ा था, गैलेक्टोज। ओलिगोसैकेराइड का मतलब जहां पर 2 मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जुड़कर या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जुड़कर ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने एक देखा था लैक्टोज, फिर देखा था माल्टोज
और माल्टोज पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा था लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। क्या देखा था? सुक्रोज देखा था, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड में एग्जांपल क्या क्या देखा हम लोगों ने? यहां पर देखा था हम लोगों ने स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च, इसके बाद में सेल्यूलोज, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, काइटिन, काइटिन, काइटिन के बाद में ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, हिपेरिन, हिपेरिन, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे किसमें? पॉलीसैकेराइड में। क्लियर है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि सर ये पॉलीसैकेराइड भी दो प्रकार का होता है, जैसे कि एक होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड और एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड। मतलब पॉलीसैकेराइड को दो पार्ट में डिवाइड किया था। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में एक एग्जाम्पल पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा? हेपेरिन। और बाकी होमोपॉलीसैकेराइड में हम लोगों ने देखा था क्या क्या? सारे एग्जाम्पल, जैसे कि वही वाले स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च, इसके बाद में सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, 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 इसके बाद में ग्लाइकोजन के बाद में काइटिन, है ना, काइटिन। ये सारे एग्जांपल हमने देखे थे किसमें? होमोपॉलीसैकेराइड में। क्लियर है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको शॉर्ट में फटाफट बताया कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। इनको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तौर पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पिछले कुछ वीडियो में, ठीक है। इसके बाद में अगर आप जानते होंगे कि जैसे कि जो कवक होता है, कवक, है ना, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो होती है किसकी? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। फिर पेड़ पौधों की जो सेल वाल होती है, पेड़ पौधों की सेल वाल, वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? तो वो होता है कौन सा? हमारा सेल्यूलोज। क्योंकि देखो सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है किसमें? पेड़ पौधों, घास पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। अब प्रकृति में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? घास पत्तियां, पेड़ पौधे। तो सेल्यूलोज किसमें होता है? इनमें होता है। इसी कारण से प्रकृति में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? तो वो होता है कौन सा? हमारा सेल्यूलोज, ठीक है। इसके बाद में हमारे द्वारा, मतलब मानव के द्वारा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? तो वो होता है हमारा कौन सा? सबसे ज्यादा खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट वो होता है स्टार्च। क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं एक्चुअली क्या खाते हैं? स्टार्च खाते हैं। स्टार्च कहे तो जैसे कि सर आपने आलू खाया, आपने चावल खाया, आपने सेवफल खाया, तो ये सभी क्या है? पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन इकट्ठा किया गया था उसी को हम स्टार्च कहते हैं। और पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा इकट्ठा किया था अर्थात स्टार्च, उसी स्टार्च को हम लोग क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो मानव के द्वारा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? तो वो होगा भैया हमारा कौन सा? स्टार्च, ठीक है। उसके बाद हमारे शरीर में संचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? तो वो होता है ग्लाइकोजन। कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने बताया था कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिक ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिक ने। होता क्या है कि यदि आपके शरीर में, मतलब ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। और यही हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन यदि लंबे समय तक रहती है तो इसी को कहा जाता है डायबिटीज। क्या कहेंगे? डायबिटीज, मतलब मधुमेह कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने पिछले वीडियोस में कवर किए थे, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद में अब ये देखो हम लोगों ने यहां पर क्या कंप्लीट कर लिया था? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के कुछ फैक्ट रह गए थे जो कि अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक्चुअली क्या होता था, टाइम की वजह से उस वीडियो को वही रोक दिया था और वही से आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड कोई, मतलब ओलिगोसैकेराइड, और फिर पढ़ा था हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब वहां पर मैंने आपको इनके फंक्शनल ग्रुप्स नहीं बताए थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आज हमको पढ़ना है क्या? कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्रियात्मक समूह। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि सर ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो याद रखना ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड,
क्या होगा? एल्डिहाइड। ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड। ठीक है, उसी प्रकार से जो फ्रक्टोज है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है प्यारे दोस्तों कीटोन। क्या होगा? कीटोन। और जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज, इस गैलेक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो वो होता है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो यहां पर बताओ कि ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कीटोन होगा। और गैलेक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। ठीक है, और आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये तीनों उदाहरण है किसके? मोनोसैकेराइड के। किसके उदाहरण है? मोनोसैकेराइड के। और आप ये फ्रक्टोज को जानते हो कि प्रकृति में सबसे ज्यादा या प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा, प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी होगी? तो वो होती है फ्रक्टोज। कौन सी होगी? फ्रक्टोज। क्लियर है इतना? ठीक है, और दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होगी? तो वो होती है गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज के अलावा लैक्टोज। ज्यादा क्या होती है? लैक्टोज। जब लैक्टोज को गर्म करते हैं तो कुछ अणु प्राप्त होते हैं ग्लूकोज के और कुछ प्राप्त होते हैं किसके? गैलेक्टोज के। तो कुल मिला के हुआ ना दूध में लैक्टोज और गैलेक्टोज। तो यहां पर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? तो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड। फ्रक्टोज का क्या होगा? कीटोन। और गैलेक्टोज का क्या होगा? एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है कि कुछ क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम रूप से बनाए गए, मतलब मानव के द्वारा बनाए गए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिनका यूज हम अधिकांश करते हैं कि मीठापन प्राप्त करने में या शुगर फ्री में इनका यूज किया जाता है। पहले तो आप याद रखिए, आपके सामने प्रश्न क्या आएगा कि निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले आता है एस्पर्टीन। क्या आता है? एस्पर्टीन। अब ये एक्चुअली क्या है? वर्तमान में सबसे ज्यादा मीठा, सर्वाधिक मीठा या सर्वाधिक मीठी शर्करा है। सर्वाधिक मीठी शर्करा है, मतलब वर्तमान में आर्टिफिशियल रूप से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी है? याद रखना, प्राकृतिक की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल समझते हैं ना आप लोग, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज्यादा क्या होगा? मीठा होगा, वो क्या है यहां पर? एस्पर्टीन। क्या होगा? एस्पर्टीन। इसके अलावा और कुछ होता है क्या सर? तो बिल्कुल होता है भैया। और क्या होता है? तो और देखो जरा, अगला होता है सुक्रेलेस। क्या होता है? सुक्रेलोस कह सकते हैं इसे, सुक्रोलोस। फिर अगला क्या होता है? तो अगला होता है सैकरीन। क्या होता है? सैकरीन। ठीक है, पहले एक्चुअली क्या होता है कि सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता था। किसका यूज करते थे? सबसे ज्यादा, मतलब सर्वाधिक यूज इसका किया जाता था पहले। ठीक है, लेकिन जब से एस्पर्टीन आया है तो अब सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? इसका करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो ना, अब एक्चुअली क्या है, मान लो आप थम्स अप, लिम्का छोड़ो, लेकिन थम्स अप हो गया या ऐसी कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। ठीक है, अब ये कोल्ड ड्रिंक्स क्या लगता है आपको? गुड़ या शक्कर की बनती होगी। अगर मान लो वो 20 रुपए की पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स आपको बेच रहा है और उसमें तो 15 रुपए की या 10 रुपए की क्या लग जाएगी? शक्कर लग जाएगी, तो उसको बचत क्या रहेगी? बाकी चीजें भी तो मिलाएगा उसमें वो, है ना। तो अब वो अगर प्रॉपर शक्कर मिलाने लग जाएगा मीठापन प्राप्त करने के लिए, तो सोचो कि उनको कितना नुकसान होगा ना नुकसान। इसी कारण से ये कोल्ड ड्रिंक्स वाले लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि शक्कर की तुलना में अगर इसका थोड़ी सी मात्रा आपकी मिला दी जाए, ठीक है, तो ये शक्कर से कई गुना ज्यादा मीठा होता है। हाँ, लेकिन याद रखना यह बॉडी के लिए कई गुना ज्यादा नुकसानदायक होता है। कौन? आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, बॉडी में ये इसका पाचन नहीं हो पाता। आपको मीठापन तो प्रदान कर देगा, लेकिन आपको इससे कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होगी, अर्थात इसका पाचन नहीं होगा। और जब पाचन नहीं होगा तो क्या होगा? आपको कोई ऊर्जा प्राप्त हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब आपसे प्रश्न पूछे कि चलो बताओ, निम्न में से कौन आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है? अब मान लो आपको एग्जाम्पल दे दिया जैसे कि ग्लूकोज, बी ऑप्शन दे दिया फ्रक्टोज,
फ्रक्टोज के बाद में सी ऑप्शन आपको दे दिया गैलेक्टोज और फोर्थ आपको ऑप्शन दे दिया यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया एस्पर्टीन। क्या दे दिया, एस्पर्टीन। और अब आपसे क्या पूछा कि इसमें से कौन सा है ना, ये जो इसको हम डब्बे में कर देते हैं कि इसमें से कौन आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट है। अब चूंकि क्या है सामने आपके लिखा हुआ तो आप यहाँ पे आराम से आंसर कर देंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एस्पर्टीन क्या होगा, यहाँ पर आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट जो मानव के द्वारा बनाए गए, या हम कह सकते हैं कि कृत्रिम रूप से बनाए गए कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएंगे, कृत्रिम रूप से बनाए गए कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं क्या, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से आएंगे, एस्पर्टीन, सुक्रोलेज और सैकरीन। इसमें से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी है, तो वो है भैया कौन सी, एस्पर्टीन। कौन सी होगी, एस्पर्टीन। याद रखिएगा इसको, IMP है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट में मीठी शर्करा कौन सी होगी, एस्पर्टीन होगी। क्लियर है, तो तीनों नाम आपको याद रखना है, एस्पर्टीन, सुक्रोलोज और सैकरीन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर एक वयस्क एडल्ट व्यक्ति है ना, एक वयस्क व्यक्ति है, तो इस वयस्क नागरिक को पर डे कितना कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना चाहिए, तो याद रखिएगा एक वयस्क व्यक्ति को पर डे लगभग 300 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना चाहिए। कितना ग्रहण करना चाहिए, लगभग 300 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला होता है कि सर 2 सैकेराइड, मान लो ये सैकेराइड है और ये सैकेराइड है ना, तो 2 सैकेराइड के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, ठीक है। ये भी हाल ही में एनडीए की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। किसमें पूछा गया था, एनडीए की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि सैकेराइड और सैकेराइड की 2 यूनिट्स के मध्य जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कौन सा होता है, इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो याद रखना इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है प्यारे दोस्तों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, किसके बीच में, सैकरीन के 2 यूनिट्स के बीच में, जैसे मान लो, और यहाँ पे अगली सैकरीन होगी तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, उनके बीच में होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो 2 सैकेराइड की यूनिट्स के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और हमको एक दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो लगभग कितनी होगी, 300 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमको होती है। क्लियर है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव शरीर का ईंधन, फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कितनी, लगभग 70% ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होती है, तो 70% ऊर्जा हमको लगभग किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज यहां पर थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कि जैसे आपने एक शब्द सुना होगा शुगर फ्री, कि सर ये शुगर फ्री का मतलब क्या होता है, शुगर फ्री का कंसेप्ट बताइए जरा। तो याद रखना शुगर फ्री का मतलब क्या होता है। चलो देखो, शुगर फ्री है ना, आपने सुना होगा शुगर फ्री के बारे में। क्या होता है शुगर फ्री, शुगर फ्री का मतलब ये होता है, शुगर फ्री इसका मतलब ये होता है प्यारे दोस्तों कि आप जो भी चीज खा रहे हो वो क्या होगी, अनडाइजेस्टेबल होगी। मतलब भैया इसका पाचन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसका पाचन नहीं होगा। अब सर पाचन नहीं हो पाएगा,
पाचन नहीं हो पाएगा। तो क्या ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होगी क्या? तो याद रखना दोस्तों, ये क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। अभी तो हम क्या यंग हैं, तो अभी हमें पता नहीं चलता है। इसका सबका असर आपको जब आप थोड़े से बुजुर्ग हो जाओगे, थोड़े से क्या, जब बुजुर्ग हो जाओगे तभी पता चलेगा, ठीक है, कि शुगर फ्री का मतलब देखो, शुगर फ्री एक्चुअली क्या है कि आप जैसे हमने पढ़ा ना, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, एस्पर्टीन, सुक्रोलेज, सैकरीन। तो अब जो गर्मी के समय में लस्सी वगैरह पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, है ना, अब क्या वो लस्सी वाला जो आपको जो घर की शक्कर होती है उसकी लस्सी बना के देगा क्या? नहीं ना, वो क्या करता है, मीठापन प्राप्त करने के लिए सैकरीन का यूज करता था। पहले किसका करता था? सैकरीन का, जिसको अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। क्या कर दिया है? बैन। क्यों? क्योंकि बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल होता था, नुकसानदायक होता था। क्योंकि क्या है, इसका पाचन नहीं होता था ना, और जिसका भी पाचन नहीं हो पा रहा है, अब यहां से आपको क्या होगा, पाचन तो नहीं होगा, पाचन नहीं हो पाएगा, हाँ, लेकिन बकायदा ये क्या करेगा, आपको मीठापन प्रदान कर देगा, है ना। इसका पाचन नहीं हो पाएगा लेकिन आपको मीठापन क्या करेगा, प्रदान कर देगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है, जैसे सपोज करना, मान लो कि ये नुकसान किससे पहुंचा सकती है, हमारे शरीर को, है ना। अब जैसे मान लो कि भैया आप क्या हुआ, एक डब्बे में सब्जी बंद करके कहीं बाहर चले जाते हैं। अब जिससे आप बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है, अब 15-20 दिन बाद जब लौट के आते हैं तो क्या उस डब्बे में सब्जी जो रखी हुई है वो आपको वैसे की वैसे मिलेगी क्या? नहीं ना, उस पर फफूंद लग जाएगी, उस पर फंगस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे, जीवाणु आ जाते हैं, सभी चीज़ आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो आप शुगर फ्री यूज़ करते हैं, यही शुगर फ्री क्या होता है, इसका पाचन नहीं हो पाता है। और जब भी पाचन नहीं होता है तो क्या होता है, अब पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपके शरीर में ऐसे की ऐसे पड़ी होती है। और जब भी शरीर में ऐसे की ऐसे पड़ी होती है तो फिर क्या होता है, कुछ समय बाद इसमें से क्या होती है, रेस निकलती है, विकिरणें निकलती है। और जैसे ही ये विकिरणें निकलती है, जैसे ही विकिरणें बाहर निकलेगी तो क्या होता है, इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियों का जन्म होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमको ये मीठापन तो टेस्ट तो प्रोवाइड कर देती है, लेकिन ये हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं शुगर के पेशेंट्स, जिन्हें मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है। खैर कम मात्रा में यदि इसका यूज़ करो तो इतनी भी हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन अगर मान लो दिन में आप अति कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका सेवन कर रहे हैं, तो ये फिर बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आते आते हम लोगों ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का पूरा अच्छे से अध्ययन कर लिया। ठीक है, पिछले 2 वीडियो और कुछ जो फैक्ट बचे थे यहाँ पर हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर हमसे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये हमें डाउट रह गया था, आप बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको हम आपको सॉल्यूशन उसका बता दिया करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आज ही से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मतलब एक नया पोषक तत्व स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या होगा, प्रोटीन। देखो हम लोगों क्या पढ़ रहे हैं, वृहद पोषक तत्व। क्या पढ़ रहे हैं, वृहद पोषक तत्व। और जो वृहद पोषक तत्व आप जानते हैं कि वे तत्व जिनका उपयोग आप किस में करते हो, ग्राम में करते हो। किस में करते हो, ग्राम में, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। जहाँ पर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को कवर किया, वैसे ही आज हमको कवर करना है किसको, प्रोटीन को। किसको कवर करना है, प्रोटीन को। ठीक है, अब सर ये प्रोटीन होते क्या हैं, प्रोटीन क्या होता है, तो याद रखना, जैसे कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा था कि इस कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने एक यौगिक होते हैं। वैसे ही क्या होता है कि जो प्रोटीन होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, है ना। आपसे पूछे कि सर प्रोटीन क्या होते हैं, तो बता दीजिएगा कि प्रोटीन वे कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किससे किससे मिलकर बनेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन वे यौगिक होते हैं या वे कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक, है ना, वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। याद रखना दोस्तों कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, विकास और वृद्धि के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए क्या होगा, अति आवश्यक होता है। ठीक है, अब
आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा तत्व हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन। और एक और प्रश्न बनता है कि बच्चों के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व कौन सा होगा दोस्तों, वो होता है प्रोटीन। इसी की कमी से क्या होता है, कुपोषण होता है। क्या होता है, कुपोषण। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, प्रोटीन आप समझ गए होंगे कि वे तत्व जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं वही कार्बनिक यौगिक क्या कहलाएंगे, प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, प्रोटीन। जो कि प्रोटीन हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शरीर के विकास और वृद्धि के लिए क्या होंगे, अति आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए कि सर इस प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखना इस प्रोटीन के खोजकर्ता है मूलर। कौन है, मूलर। यहां पर डी प्यारे दोस्तों क्या होगा, साइलेंट होगा। तो प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है, मूलर, ठीक है। खोजा किसने था, मूलर ने। हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं कहीं पढ़ा हो बर्जेलियस। क्या पढ़ा होगा, बर्जेलियस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बर्जेलियस जो कि एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नामकरण किया था। क्या किया था, इसका नामकरण। तो आपसे पूछे कि भैया प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, तो वो किया था प्यारे दोस्तों बर्जेलियस ने। किसने किया था, बर्जेलियस ने, ठीक है। लेकिन प्रोटीन की खोज किसने की है, तो वो है मूलर। कौन होंगे, मूलर, ठीक है। और प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, तो प्रोटीन का नामकरण किया था बर्जेलियस ने। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी क्या होती है, मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड में क्या होगा, ग्लूकोज होता है। ठीक उसी प्रकार से इस प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इस प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है प्यारे दोस्तों अमीनो अम्ल। क्या होगी, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल होती है, ठीक है, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, अमीनो अम्ल होती है, अमीनो अम्ल। और हमारे शरीर में मतलब 20 अमीनो अम्लों के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कितने प्रोटीन का निर्माण होता है, एक। कितने अमीनो अम्लों के मिलने से, 20 अमीनो अम्लों के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से जैसे हमने कहा ना कि भैया आपको एग्जांपल दिया था दीवार का, कि बहुत सारी दीवार किससे मिलकर बनती है, ईंट से। और जब दीवार को तोड़ोगे तो वापस आपको क्या प्राप्त होगी, ईंट प्राप्त होगी कि सोना प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ईंट प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे से मतलब 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी कारण से हमने क्या कहा कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वो होती है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। क्लियर है, चलिए। अब वैसे जैसे हमने पढ़ा था कि सर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो हमने बताया था लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार हमको पढ़ना है कि सर प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो याद रखना इसका आंसर अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है, लेकिन आप तो याद रखना 4.0 से लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा, है ना। अब कोई 4.1 कहता है, कोई 4.2 कहता है, कोई 0 कहता है, तो इसके बीच में जो भी आंसर होगा 4.0 से लेकर 4.2 तक का, है ना। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमको कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो 4 से लगाकर 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 से लेकर 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। ठीक है, एक बार फटाफट ये शब्द हम रिपीट कर लेते हैं। देखो प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन आप कहोगे सर कि प्रोटीन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं या उनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी होगी, 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 से लेकर 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि प्रोटीन की खोज किसने की, तो हमने बताया मूलर ने। लेकिन प्रोटीन का नामकरण किसने किया भैया, तो प्रोटीन का नामकरण कौन करते हैं, वो करते हैं बर्जेलियस। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सर कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्लूकोज। उसी प्रकार से प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी हमारी, अमीनो अम्ल। और कितने अमीनो अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन बनता है, तो याद रखना 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है।
क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट आप उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग अब आगे हमको पढ़ना है कि अलग अलग व्यक्तियों में, जैसे हमने कहा ना कि हमारे शरीर के विकास वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या होगा, तो हमने कहा भैया प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा। ठीक उसी प्रकार अब सर हमारे बॉडी के लिए इतना आवश्यक होता है, तो क्या सभी के लिए इसकी मात्रा एक समान आवश्यक होती है? जैसे कि भैया महिला, या हम बात करें एक वयस्क नागरिक की, गर्भवती महिला की, छोटे बच्चों की, किशोर बच्चों की, क्या इन सब के लिए हमको प्रोटीन की एक समान मात्रा की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं फैक्ट, जो आज हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है, यदि आप वयस्क हैं, एडल्ट हैं, तो एक एडल्ट मैन को, वयस्क व्यक्ति को लगभग अपने शरीर के वजन का, मैं जो भी बता रहा हूं अपने शरीर के वजन का बता रहा हूं, ठीक है, लगभग 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट, जो भी आपका बॉडी वेट है, जो भी आपका बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट का 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको एक दिन में प्रोटीन की मात्रा ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से पर डे हमको जितना भी वेट है उतना प्रोटीन हमको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से जो टीन एजर्स होते हैं, टीन एजर्स मतलब जो किशोर होता है ना, जो किशोर होते हैं, किशोर अवस्था में जो होते हैं, उनके लिए यदि बात कर लें तो इनको सबसे मतलब इनको थोड़ी सी ज़्यादा हमको आवश्यकता होती है। कितनी? 0.95 ग्राम, वही है पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट, मतलब हमारे शरीर के वजन का कितना? 0.95 ग्राम पर केजी के हिसाब से इनको ग्रहण करना चाहिए। यदि ये क्या कर रहे हैं, इससे कम और यदि इससे ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अतिपोषित या कुपोषित कहलाएंगे। GHT, ठीक है, अतिपोषित या कुपोषित कहलाते हैं। क्लियर है? अब एक जो गर्भवती महिला होती है, अब देखो गर्भवती महिला एक्चुअली क्या होता है, अब वो एक्चुअली का दो के लिए, एक तो खुद की बॉडी के लिए, भैया माता जो होती है खुद के शरीर का ध्यान तो रखती है, साथ में 9 महीने अपने बच्चे को पाल कर रखती है, तो वो क्या होता है, अब वहां पर डबल पोषण की, डबल न्यूट्रिशन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, गर्भवती महिलाएं होती है, उनको लगभग उनके शरीर का वेट का 55 से 70 ग्राम वही प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। उनके बॉडी वेट का कितना वेट करना चाहिए हमको, मतलब कितना ग्रहण करना चाहिए? 55 से 70 ग्राम। क्यों? क्योंकि भैया वो क्या कर रहे हैं? 2 जीवों का न्यूट्रिशन प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो गर्भवती महिला को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 55 से 70 ग्राम उनके बॉडी वेट का। और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, इनको अपने शरीर का लगभग 2 ग्राम वही केजी के हिसाब से 2 ग्राम इनके बॉडी वेट का, जो भी इनका बॉडी वेट होता है, तो इनके बॉडी वेट का लगभग 2 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। आप कहोगे सर बड़ों के लिए इतना कम, लेकिन बच्चों के लिए इतना ज़्यादा क्यों? तो याद रखना एक्चुअली क्या, अब तो हम विकास कर चुके हैं ना, एडल्ट हो चुके हैं ना, क्या अब और हमारा हाथ, पैर, उंगली, नाक, कान या ये वृद्धि करेगी क्या? अब नहीं ना, एक लिमिट तक हम वृद्धि कर चुके हैं, तो अब हमारे शरीर को इतने वृद्धि की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे का अभी क्या विकास की जरूरत है, वृद्धि करेगा ना, तो इसीलिए हमसे ज़्यादा छोटे बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आजकल के बच्चों में ट्रेंड चल रहा है कि क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं भैया, दिन भर वही बाहर का जो खाना होता है, पिज़्ज़ा, नूडल्स, मंचूरियन, चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ें खाते रहते हैं। लेकिन भैया वो अपना पेट तो भर पा रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो कि क्या उनको ये प्रोटीन प्राप्त हो पा रहे हैं क्या? है ना, अगर मान लो आप दिन भर कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हैं लेकिन प्रोटीन खा ही नहीं रहे हैं, तो क्या आपका शरीर ग्रोथ करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अतिपोषण होगा या फिर कुपोषण होगा। ठीक है, तो यदि आप क्या कर रहे हैं, आपके डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा भैया? कुपोषण होगा। कि आजकल जो हम मंचूरियन, नूडल्स, ये सब चीज़ें खाते हैं, ये क्या होता है, क्या उनमें ये सभी मात्राएं होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो हमको हमारे डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। कितना ग्रहण करना चाहिए ये मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, और ये सभी क्या है, हमारे शरीर के वजन के हिसाब से है। क्लियर है? चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन ये आता है कि सर प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर में क्या भूमिका अदा करता है या इसके प्रमुख काम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा जरा, हम एक एक करके अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला काम तो इसका ये है भैया कि क्या होता है, ये हमारे शरीर के बॉडी के, जो आपकी बॉडी होती है, शरीर होता है, इस बॉडी के विकास, शरीर के विकास और वृद्धि के लिए, विकास और वृद्धि के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। क्या करता है, बॉडी का विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलो एक काम तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है सर, तो दूसरा हम कहेंगे कि ये क्या करता है, कि ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं प्लस जो एंटीबॉडीज होती है, क्या होती है, एंटीबॉडीज, तो हमारे शरीर में एंजाइम और एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायता करता है। क्या करता है, का निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, इनका निर्माण करता है। अब देखो एंजाइम क्या करते हैं, बहुत सारी गतिविधियों को क्या करते हैं, या तो बढ़ाएंगे या कम करने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एंटीबॉडीज क्या करती है कि यदि आपके शरीर में बाहर से कोई हानिकारक तत्व प्रवेश कर रहा है, अर्थात एंटीजन जैसे ही एंटर करेगा उसको किल करने का काम कौन करेगी, एंटीबॉडीज। तो याद रखना एंजाइम और एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन। और एक बात याद रखना कि क्या सर सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं क्या, नहीं, ये फैक्ट हमेशा क्या होगा, गलत, कि सभी प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं क्या, नहीं, हाँ, लेकिन सभी एंजाइम लगभग 99.99% सभी एंजाइम क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सभी प्रकार के एंजाइम का निर्माण किससे हो रहा है, प्रोटीन से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये क्या करता है, हमारे शरीर में मांसपेशी, मतलब जो मसल्स होती है, क्या होती है, मसल्स, मांसपेशी जो बनाते हैं, डोले सोले बनाते हैं, मसल्स मांसपेशी के निर्माण में सहायक होता है, मांसपेशी के निर्माण में सहायक होता है, मांसपेशी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और याद रखना इसी को कहा जाता है बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर में ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे शरीर के विकास वृद्धि के लिए क्या होगा, आवश्यक, तो वो कौन सा होगा भैया, प्रोटीन होता है। कौन सा होगा, प्रोटीन। अब देखो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं सबसे ज्यादा आवश्यक किसके लिए होता है, बच्चों में। ठीक है, बच्चों के लिए अति आवश्यक तत्व, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व, अति आवश्यक पोषक तत्व, अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होगा, वो होगा प्रोटीन। ठीक है, तो ये इससे कुछ मेन फंक्शंस हैं, जैसे कि मसल्स का निर्माण करता है। हाँ, एक और बात कि ये क्या करता है, हमारे शरीर में घाव भरने का कार्य करता है। क्या करता है, शरीर में घाव भरने का कार्य करता है, शरीर में घाव भरने का कार्य करता है। क्या करता है, शरीर में घाव भरने का कार्य करता है। अब देखिए यदि आप प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो क्या होगा, आप में हो सकता है कि भैया बॉडी का विकास वृद्धि ना हो पाए, हो सकता है कि आपके शरीर में कोई एंजाइम की कमी है, एंटीबॉडीज ना हो, आप बार बार बीमार पड़ते रहो, आपकी बाकी प्रोसेस जैसे कि पाचन हुआ या और कोई हुआ, ये प्रॉपर मात्रा में ना चले। इसके बाद में अब बच्चे इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो वही बात, फिर विकास नहीं होगी। और यदि आप प्रोटीन ग्रहण नहीं कर रहे हो तो कुल मिला के आपको इन सब से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, ना तो आपके शरीर में घाव भरेगा, ना ही क्या होगा, विकास हो पाएगा, ना ही मांसपेशियों का निर्माण होगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी क्या है, प्रोटीन के मेन कार्य होते हैं। क्लियर है। चलिए अब हमने बात करी थी कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हमने कहा था कि सर प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल। और हमारे शरीर में कुल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लगभग 20 प्रकार के। कितने होते हैं, 20 अमीनो अम्ल। संख्या में कितने होते हैं, 20 होते हैं। याद रखना 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कितने प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कितने अमीनो अम्ल, 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ अब अमीनो अम्ल हमारे शरीर में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक वे अमीनो अम्ल जिनको हमें बाहर से भोजन के द्वारा ग्रहण करना होता है, वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं क्या, आवश्यक अमीनो अम्ल।
अर्थात इन्हीं को तात्विक इसेंशियल अमीनो एसिड या तात्विक अमीनो अम्ल भी कह सकते हैं। क्लियर है? इनकी संख्या कितनी होती है? तो याद रखना इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होगी। कितनी होगी? 9। और अगला होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक क्यों? क्योंकि इनका निर्माण एक्चुअली क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ही होता है। कहां पर होता है? शरीर के अंदर होता है। अब देखो, जिसका निर्माण ऑलरेडी शरीर के अंदर हो रहा है तो क्या आपको बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। इसी कारण से क्या होता है कि जब ये बॉडी में ऑलरेडी बनते हैं, इनका निर्माण ऑलरेडी होता है, तो हम बाहर से इनको ग्रहण क्यों करेंगे? ठीक है, तो इसी कारण से इनको हम बाहर से ग्रहण नहीं करते हैं। तो वे अमीनो अम्ल जिनका सेवन हम लोग बाहर से नहीं करते हैं वो कहलाते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, या इसी को कहा जाता है अतात्विक अमीनो अम्ल। अतात्विक अमीनो अम्ल, अतात्विक अमीनो अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम लोग? अतात्विक अमीनो अम्ल। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 11। कितनी होती है इनकी संख्या? 11। देखो 11 ये और 9 ये, तो टोटल अमीनो अम्ल कितने हो गए? 20 हो गए। टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 20 अमीनो अम्ल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी परिभाषा क्या बनेगी सर? तो वे तत्व या वे अमीनो अम्ल जिनका सेवन भोजन के माध्यम से किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। और वे अमीनो अम्ल जिनका सेवन भोजन के माध्यम से नहीं किया जाता है, वे अमीनो अम्ल क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अतात्विक या अनावश्यक अमीनो अम्ल। इनको कहते हैं हम लोग क्या? इनको कहते हैं हम लोग तात्विक पोषक तत्व। क्या कहेंगे? तात्विक पोषक तत्व। ठीक है, देखो तात्विक इसेंशियल या तात्विक अमीनो अम्ल, हम पोषक तत्व कह रहे हैं, तात्विक अमीनो अम्ल होगा। ठीक है, तात्विक अमीनो अम्ल। अब ये आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से? क्या हमको पूरे 9 और ये पूरे क्या 11 पढ़ना पड़ेंगे? नहीं, 1 2 3 के नाम आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पर, कौन कौन से यहाँ पर आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। जैसे कि हम बात करें हिस्टोडाइन या हिस्टाडाइन, इसके बाद में ल्यूसीन क्या होगा? ल्यूसीन। ये भी क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल में आते हैं। ल्यूसीन हो गया, ल्यूसीन के बाद में फिर इसमें आता है आर्जिनिन। क्या आ जाएगा? आर्जिनिन। और आर्जिनिन के बाद इसमें आता है आइसोल्यूसिन। तो ये सभी प्यारे दोस्तों क्या होते हैं? ये सभी क्या कहलाते हैं? क्या? आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, इसमें से याद रखना आइसोल्यूसिन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि इसमें से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल के श्रेणी में आता है, तो आइसोल्यूसिन। वैसे तो 4 ही बताया मैंने आपको, क्योंकि 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, हमको पूरे के पूरे 9 नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो तो याद रखना इनको, हिस्टाडाइन, इसके बाद में ल्यूसीन, फिर आर्जिनिन, फिर आइसोल्यूसिन। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है सर कि सबसे सरल प्रकार का, इसको अलग से डब्बे में करते हैं हम लोग, सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं, अमीनो अम्ल, सरल प्रकार का अमीनो अम्ल, सबसे सरल प्रकार का अमीनो एसिड क्या है? सबसे सरल प्रकार का अमीनो अम्ल क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्लाइसिन। क्या होगा? ग्लाइसिन। ठीक है, तो सबसे सरल प्रकार का जो अमीनो अम्ल होगा वो क्या होगा? वो होगा ग्लाइसिन। ठीक है, सबसे सरल प्रकार का अमीनो अम्ल क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ग्लाइसिन। क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? ग्लाइसिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईएमपी फैक्ट है, एग्जाम में बहुत बार ये भी रिपीट हो चुका है।
क्लियर है। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि भैया सबसे पहले आके देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट के फैक्ट बचे थे वो कवर किए हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन को पढ़ना स्टार्ट किया और प्रोटीन को पढ़ने के बाद ये मालूम पड़ता है कि सबसे ज़्यादा बॉडी के विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व कौन से होते हैं, वो होंगे हमारे प्रोटीन होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या पढ़ना है हमको, इसके आगे पढ़ना है प्रोटीन के स्रोत पढ़ना है। स्रोत पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है कुछ खास प्रोटीन, जैसे कि मैं आपको बता दूं अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग हिस्टोन, फिर बाल, नाखून, खुर में पाया जाने वाला केराटिन। फिर केराटिन के 2 टाइप होते हैं कि जैसे मकड़ी के जाले में बीटा केराटिन होता है, इसके बाद में फिर हमारे बाल, नाखून, गाय के सींग, खुर आदि में क्या होता है, तो उसमें आदि में अल्फा केराटिन होता है, दूध में कैसीन होता है ना, कपास में गोसोपिन होता है। इस प्रकार के जो भी प्रोटीन शेष बचे हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक क्लास, थैंक यू।